मैं अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता हूँ एवं मामले के प्रति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूँ। श्रीमान, मामले का विवरण इस प्रकार है कि आरोपी रमेश व सुरेश पर भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 452, 506, 325, 324 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के आरोप हैं कि उनके द्वारा दिनांक 30 नवंबर 2020 को शाम तकरीबन 7 बजे ग्राम खौरकोटी सिटी कोतवाली रीवा में फरियादी से खुली हुई नाली को लेकर गाली गलौज की गई एवं अभियुक्त रमेश व सुरेश बी के घर में घुस गए एवं मोहन पर लाठियों से हमला किया, जिस कारण मोहन चोटिल हो गया। मोहन की पत्नी राधा द्वारा बचाव किया गया। अभियुक्तों द्वारा राधा को भी लाठियों से पीटा गया, जिसके कारण वह भी चोटिल हो गई। मोहन के परिवार के सदस्यों व पड़ोसियों के आ जाने के कारण दोनों अभियुक्त जान से मारने की धमकी देकर वहां से भाग गए। श्रीमान, अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी मोहन निवासी ग्राम खौरकोटी द्वारा दिनांक 4 दिसंबर 2020 को सुबह करीब 8 बजे आरक्षी केंद्र सिटी कोतवाली रीवा में प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय से लिखाई गई कि वह ग्राम खौरकोटी अंतर्गत थाना सिटी कोतवाली रीवा का रहने वाला है। दिनांक 30 नवंबर 2020 को शाम तकरीबन 7 बजे जब वह अपने कार्यालय से आकर अपने ड्राइंग रूम में आराम कर रहा था तो अभियुक्त रमेश व सुरेश उसके प्लाट में उसकी खुली नाली को लेकर गाली गलौज करने लगे। जब मोहन ने बाहर आकर देखा कि बाहर क्या हो रहा है तो अभियुक्त रमेश व सुरेश मोहन का पीछा करते हुए घर में घुस आए एवं मोहन पर लाठियों से हमला किया, जिस कारण मोहन के सिर पर दाईं भुजा पर रक्तस्राव उपत्या पहुंची। जब मोहन की पत्नी राधा ने बचाव करने का प्रयत्न किया तो अभियुक्त रमेश व सुरेश ने राधा को भी लाठियों से चोट पहुंचाई, जिसके कारण उसे बाईं भुजा एवं दाएं पैर में रक्तस्राव उपत्या कारक हुई। जब मोहन के परिवार के अन्य सदस्य व पड़ोसी आए और मोहन व राधा को बचाने के लिए चिल्लाए तो दोनों अभियुक्तों ने मोहन को जान से मारने की धमकी दी और अभित्रस्त किया और घटनास्थल से भाग गए। मोहन अपनी पत्नी सहित विशेष अस्पताल रीवा गया एवं दिनांक 4 दिसंबर 2020 को दाएं भुजा में प्लास्टर और सिर में पट्टी के साथ रिपोर्ट लिखाते हुए सिटी कोतवाली रीवा गया और रिपोर्ट लिख कराई। पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक 946/20 के रूप में दर्ज कर साक्ष्यों का परीक्षण किया गया एवं शिकायतकर्ता एवं आहत को ले जाकर घटनास्थल का नक्शा तैयार किया गया। इसी अस्पताल में एमएलसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर ज्ञात हुआ कि राधा के शरीर में साधारण विधियां मोहन को कठोर एवं बहुत यानी ब्लंट वस्तु से यानी कि नुकीली वस्तु से नहीं ठोस वस्तु से चोट आई। अभियुक्त रमेश व सुरेश को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से लाठियां जब्त की गयी एवं अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात अभियुक्त गण के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। इन आधारों पर आरोपी पर निम्नलिखित आरोप लगाए जा सकते हैं। पहला आता है धारा 330 के तहत स्वेच्छा उपहति कारित करना। उसके पश्चात आता है उपहति कारित करने के पश्चात हमला एवं सदोष अवरोध की तैयारी करना। धारा 452 एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत आपराधिक अभिविकास किया गया एवं धारा 325 के तहत पीड़ित को लाठी से मारकर घोर उपहति भी गाली की गई। अभियोजन पक्ष की ओर से कुछ साक्षी भी प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें पहला साक्षी आता है मोहन, जिसने कहा था कि अपने मुख्य परीक्षण में मोहन ने यह बताया कि घटना की तारीख एवं समय पर अभियुक्त रमेश तथा सुरेश घर के अंदर घुस गए थे एवं उसको लाठियों से मारा एवं जब उसको बचाने का प्रयत्न उसकी पत्नी राधा के द्वारा किया गया तो उसको भी लाठियों से मारा गया और जब वो चिल्लाए तो उसका भाई एवं पड़ोसी आ गए थे। जब पड़ोसी आ गए तो ये दोनों ने रमेश तथा सुरेश ने उसको जान से मारने की धमकी दी एवं घटनास्थल से भाग गए। इसके पश्चात आती है उसकी अभियोजन साक्षी क्रमांक दूसरा राधा। यह निर्विवाद पत्नी की राधा मोहन की पत्नी थी एवं उसने मामले की सीमा तक इसका अभी मोहन के द्वारा किए कथनों का समर्थन किया है। इसके पश्चात आता है राघव, जो कि पीड़ित का भाई था। इसने भी जो भी बयान पीड़ित रमेश के द्वारा मोहन के द्वारा दिए गए थे उसका मामले की सीमा तक समर्थन किया गया है। इसके पश्चात आता है डॉक्टर गोवर्धन। इसने एमएलसी रिपोर्ट एवं जो एक्सरे किया था इसके द्वारा ये स्थापित किया है कि जो मोहन था उसको किसी भोजनीय ठोस वस्तु से घाव दिए गए थे, जो कि लाठी से द्वारा दिए गए घाव साबित होते हैं। इसके पश्चात आता है विवेचना अधिकारी लखन। इसने ये बताया है कि अभी मामला घटनास्थल में गया था तो वह नक्शा तैयार किया एवं अभियुक्त की यहाँ से लाठी भी बरामद की है, जिससे ये साबित हो जाता है कि उनके द्वारा मारपीट की गई। और एविडेंस एक्ट की धारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा
8 जो कि हेतु की बात करती है उसमें ये बताया गया है कि हेतु यदि हो तो उनके द्वारा जो कथन किए गए हैं वो सुसंगत होते हैं। और इस मामले में हेतु के लिए जो अभियुक्त था मोहन, उसके घर से नाली का पानी रमेश तथा सुरेश से काट लिया जाता था, जिससे ये साबित होता है कि उनके पास एक पर्याप्त हेतु था मोहन को मारने के लिए। एवं इसके अलावा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 में ये बताया गया कि एक ही शब्द व्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों को संगत माना जाता है। और इसमें जो मोहन के द्वारा कथन किए गए हैं एवं उसकी पत्नी राधा के द्वारा समर्थन भी किया गया है तो एक ही शब्द व्यवहार को बनाती है, जिनके अलावा ये कहा जा सकता है कि अभियुक्त रमेश तथा सुरेश ने मोहन को लाठी से मारा था और इस कारण इनको कठोरतम दंड से दंडित किया गया। बचाव पक्ष से अपना पक्ष प्रस्तुत करने की जाएगी। जैसे कि मेरे मोहतम प्रोसिक्यूशन के द्वारा जो आरोप लगाए गए मैं उन्हें अस्वीकार करता हूँ। श्रीमान जो अभियुक्त रमेश है एवं उसके बगल में ही फरियादी मोहन का घर है, जिससे फरियादी के घर से जो गंदी नाली का पानी है वह रमेश तथा सुरेश के घर में ठहरता है, जिससे उसकी घर की स्थिति गलने में हुई जाती है। एवं श्रीमान कई बार जो अभियुक्त रमेश एवं सुरेश जो पिता पुत्र है कई बार मोहन से इस पानी के लिए समुचित व्यवस्था करने के लिए कई बार शिकायत की गई, लेकिन श्रीमान मोहन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। श्रीमान जो मोहन फरियादी है वो खुद एक म्युनिसिपल ऑफिसर है, उसके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई एवं अभियुक्त रमेश एवं सुरेश के विरुद्ध झूठी FIR दर्ज करवा दी है। श्रीमान फरियादी मोहन ने अभी एक न्यू मोटरसाइकिल खरीदी है, जिसे उसे ठीक प्रकार से चलाना नहीं आता है। श्रीमान इसी कार से वह गिर गया था, जिससे इसी परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए उसने अभियुक्त रमेश एवं सुरेश के विरुद्ध झूठी FIR दर्ज करा दी है। श्रीमान अभियुक्त का बचाव इस प्रकार है। श्रीमान अभियुक्त का बचाव है कि फरियादी उनसे पुरानी रंजिश रखता था, जिसके घर से अभियुक्त फरियादी के घर से निकलने वाले पानी को अभियुक्त रोकते थे। इसी परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए मोहन ने अभियुक्त के विरुद्ध झूठी FIR दर्ज करवा दी थी। इसी का फायदा उठाते हुए बचाव के तर्क को इस प्रकार है। असंगत और अविश्वसनीय साक्ष्य। श्रीमान अभियोजन का मामला है पूरी तरह मोहन एवं राधा पर आधारित है, जिसमें हालांकि विसंगतियां और उसकी विस्फोटता के बारे में चिंता बढ़ाती है एवं जो उसकी एवरेसी को डॉक्टर की बयान में यह वस्तुनिष्ठ साक्ष्य माना गया है। उसमें बयान में जिस प्रकार राधा ने बताया है कि उसको जहाँ जहाँ चोटें आई है उसमें बयान में डॉक्टर रिपोर्ट में भिन्नता पाई गई। इससे स्पष्ट होता है कि जो समस्त घटना है वह एक अभियोजन साक्ष्य द्वारा गठित की गई है। इसके अलावा पीड़ितों के दावों की पुष्टि करने के लिए स्वतंत्र गवाहों की अनुपस्थिति में अभियोजन पक्ष के मामले को और कमजोर कर देती है। निर्माण का उद्देश्य और अवसर। श्रीमान बचाव पक्ष का गवाह नरेंद्र एक महत्वपूर्ण तथ्य का परिचय देता है, जिसमें जल निकासी के संबंध में चल रहा विवाद यह शिकायतकर्ता मोहन के लिए संघर्ष में लाभ हासिल करने के लिए संभावित रूप से हमले की कहानी जानने का एक स्पष्ट मकसद स्थापित करता है। इसके बचाव पक्ष घटना के कथित धन्यवाद सार्वजनिक अवसर की ओर इशारा करता है। यह सीधे तौर पर मोहन के कार्यालय से लौटने के बारे का खंडन करता है। बचाव पक्ष का तीसरा तर्क इस प्रकार है। चोटों के लिए वैकल्पिक स्पष्टीकरण। बचाव पक्ष का गवाह नरेंद्र शिकायतकर्ता से चोटों के लिए एक वैकल्पिक स्पष्टीकरण प्रदान करता है। गवाह का दावा है कि मोहन ने हाल ही में एक मोटरसाइकिल खरीदी है, जो हमले के बचाव दुर्घटना से घायल होने की संभावना का सुझाव देता है। यह वैकल्पिक स्पष्टीकरण विसंगतियों और अभियोजन पक्ष से मजबूत सबूतों की कमी के साथ मिलकर मोहन की चोटों के सही कारण के बारे में उचित संदेह पैदा करता है। चौथा सबूत का बोध एवं उचित संदेह। बचाव पक्ष अदालत को यह याद दिलाना चाहता है कि सबूत का भार पूरी तरह से अभियोजन पक्ष पर है। उन्हें यह साबित करना होगा कि आरोपी व्यक्ति उचित संदेह से परे दोषी है। अभियोजन पक्ष के मामले में विसंगतियां, स्वतंत्र पुष्टि की कमी, झूठी रिपोर्ट के लिए संभावित मकसद। वैकल्पिक स्पष्टीकरण सभी महत्वपूर्ण उचित संदेह पैदा करने में योगदान करती है। बचाव तर्कों के समर्थन में उच्चतम न्यायालय ने कुछ मामले इस प्रकार है। केस फर्स्ट रामनारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1973। यह मामला इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे सत्यता और द्वेष झूठे
आपराधिक आरोपों के पीछे महत्वपूर्ण कारण हो सकती है। सेकंड, भगवान सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य AIR 1976। इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जब चोटों के लिए कोई वैकल्पिक स्पष्टीकरण मौजूद होता है तो यह उचित संदेह पैदा करता है और अदालत को इस बात पर विचार करना चाहिए यह बचाव पक्ष को मोटरसाइकिल दुर्घटना के सिद्धांत के अनुरूप है जो संभावित रूप से मोहन की चोटों की व्याख्या करता है। थर्ड केस, रमेश बाबू दोषी बनाम गुजरात राज्य AIR 1996। यह सीधे तौर पर FIR दर्ज करने के 4 दिन की देरी के बारे में बचाव कर के समर्थन में बताया गया है। अतः श्रीमान जी, मेडिकल एवं चक्षुदासी साक्षियों के साक्ष्य में भिन्नता है। अभियोजन पक्ष द्वारा किसी भी स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित नहीं किया गया है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कराए जाने में अस्पष्ट विलंब है। अभियोजन पक्ष द्वारा रचित कथा पूर्णतः झूठी है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मेरे वक्तव्य को बाइज्जत बरी किया जाए। श्रीमान, जैसा कि बचाव पक्ष ने कहा है कि उनके शब्दों में असंगतता पाई गई है, तो ये एक चिकित्सा शब्दावली और आम आदमी की समझने की भाषा में ये असंगतता हो सकती है। और इससे संबंधित एक मामला भी है महाराष्ट्र राज्य बनाम चंद्र प्रकाश केशव चंद्र जैन। इसमें उच्चतम न्यायालय ने ये बताया कि यदि जो वो कहानी बताई गई है बचाव अभियुक्त पक्ष के द्वारा, उसमें यदि निरंतरता पाई जाती है तो वो एक सच्चाई का प्रमुख संकेतक हो सकता है। इसके अलावा स्पष्ट देरी की बात उठाई है तो उसमें स्पष्ट बताया है मोहन ने कि वो पहले जब उसको मारपीट हुई थी तो वो अस्पताल गया था उस दिन, उसके पश्चात उसको फ्रैक्चर भी हुआ था जिसके कारण वहाँ पे 3 दिन तक भर्ती भी रहा। उसमें देरी होना ही एक स्वाभाविक बात है। और रही बात मोटरसाइकिल लेने की, तो वो एक म्यूनिसिपल अधिकारी है और उस अधिकारी होने के नाते उसका उसको बाइक चलाना आना ये एक आम बात हो जाती है। भारतीय शासन नियम की धारा 100 के तहत ये सबूत का भार बचाव पक्ष पे होगा कि वो ये साबित करे कि उसको बाइक चलाना नहीं आती। इससे संबंधित अन्य मामले भी है, जैसे पंजाब राज्य बनाम बुंदेल से, और चिकित्सकीय रिपोर्ट को लेकर एक मामला है उत्तर प्रदेश राज्य बनाम पप्पू एवं अन्य। इसमें ये बताया था कि चिकित्सकीय रिपोर्ट ये एक प्रमुख साक्ष्य होती है किसी भी मामले को साबित करने में। और ये क्योंकि एक ही संविभाग के भाग बताए गए थे और सिर्फ चोटों का आम शब्दावली और चिकित्सा शब्दावली में अंतर होने के कारण ये नहीं कहा जा सकता कि वो एक बनी बनाई कहानी है। सर, लेकिन प्रोसिक्यूशन के द्वारा कोई भी मतलब जो मोहन है उसके ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया गया, ना उसके बारे में कोई जानकारी है जिससे यह साबित हो सके कि वह उसे गाड़ी चलाना अच्छी तरीके से आता था। इस बात का बचाव पक्ष जो उसका खंडन करता है। धारा 101 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत साबित करने का भार उसी पर होता है जो प्रख्यान करता है। इन पर ही भार है कि वो लाइसेंस को साबित करें और वो मोटरसाइकिल से गिर गया ये साबित करें। एक्सीडेंट इन पर भार। हाँ, बचाओ।